हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं ये बिल्कुल नहीं कहने वाला हूँ कि आप खुश भी होंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि आज हम सभी लोग खुश हैं। कल हमारे इसरो के साइंटिस्ट ने जो कारनामा करके दिखाया है, तो वी ऑल आर हैप्पी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोज साइंटिस्ट जिन्होंने इतने सालों की मेहनत के बाद और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बहुत बड़े फेलियर के बाद, पिछला वाला मिशन आप सब जानते हैं फेल हो गया था किसी वजह से। फेलियर के बाद की जो सक्सेस है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं तो क्या होता है, फेलियर के बाद आदमी या कोई भी चीज़, कोई भी ग्रुप जो है वो थोड़ा डिप्रेस हो जाता है। तो साइंटिस्ट हमारे लास्ट मिशन में थोड़ा सा गड़बड़ होने की वजह से फेल हो गए थे, अदरवाइज 90% तो तब भी सक्सेस मिली थी। लास्ट के कुछ मूवमेंट्स में गड़बड़ हो गई थी तो फेलियर हो गया था। वेरी सैड, बट फॉरगेट अबाउट द पास्ट। कल जो उन्होंने करके दिखाया, हम सारे हिंदुस्तानियों के लिए, हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है और सारे साइंटिस्ट को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, छत पे खड़े होकर एक छोटी सी पतंग को डोर से बांध के उड़ाने में भी स्किल की जरूरत पड़ती है। वो भी इतना आसान काम नहीं होता, हर कोई नहीं कर सकता। अब आप सोचिए कि यहां से 4 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस पे मून है और यहां से एक मिशन लॉन्च होता है और बिना किसी डायरेक्ट कांटेक्ट के 4 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस पे पिन पॉइंट पे उसको लैंड कराना इज अ बिग टास्क। मशीन और इंसान का इससे बढ़िया कोऑर्डिनेशन देखने को नहीं मिल सकता, राइट? और मुझे पूरा भरोसा है कि जितने लोग आप देख रहे हैं और जो नहीं भी देख रहे हैं बाद में देखेंगे, मुझे पूरा भरोसा है कि आप में से कुछ बच्चे आने वाले टाइम में इससे भी किसी बड़े मिशन का हिस्सा होंगे। मे बी किसी दूसरी गैलेक्सी में, किसी दूसरे सोलर सिस्टम में यहां से मिशन लॉन्च करने की जो टीम होगी उसका आप हिस्सा होंगे या मे बी उसको लीड कर रहे हो। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी नोट के साथ शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, राइट? पिछले डिस्कशन में गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन जब हमने डिस्कस की थी तो वहां पे हमने सिर्फ कंडक्टर्स को हैंडल किया था। कंडक्टर्स के साथ एक खास बात क्या है कि कंडक्टर के केस में सिर्फ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है। हॉलो कंडक्टर है तो चार्ज सरफेस पे ही आना है, लेकिन अगर सॉलिड कंडक्टर को भी आप चार्ज देते हैं तो वो चार्ज भी उसकी सरफेस पे आ जाता है इमीडिएटली, जिसको आप जानते हैं स्किन इफेक्ट के नाम से। स्किन का मतलब होता है सरफेस, कि व्हेनेवर चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टर, ओबियसली सॉलिड कंडक्टर, हॉलो में तो सरफेस पे ही आएगा, तो व्हेनेवर चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टर इट इमीडिएटली कम्स ऑन टू इट्स सरफेस। दिस इफेक्ट इज नोन एज स्किन इफेक्ट। तो कंडक्टर्स के केस में सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है। तो वहां पर हमने सिर्फ इसी केस को डिस्कस किया था, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने डिस्कस नहीं किया था। तो आज हम बात करेंगे कि नॉन कंडक्टिंग बॉडीज अगर हैं और उनमें अगर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म, तो फिर उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा और यहां से कुछ और बात भी आपको सीखने को मिलेगी जो न्यूमेरिकल्स में आपकी हेल्प करने वाली है। पहला केस में लेके चल रहा हूं कि अगर एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और उसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अगर है, ठीक है, और इस चार्ज की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? तो गॉस थ्योरम से करेंगे ओबियसली। तो गॉस थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे वो सीख लेते हैं। तो मैंने एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लिया है और इसमें वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लेके चल रहे हैं। इस स्फीयर का रेडियस r है और इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, ρ। चार्ज डेंसिटी भी हमने डिस्कस की थी। 3 तरह की चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, अगर किसी वायर को आप चार्ज देते हैं या चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अ लाइन, तो वहां पर आप लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। और चार्ज पर यूनिट लेंथ चार्ज डेंसिटी होती है, जिसको आप लेमडा से डिनोट करते हैं। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आप सिग्मा की बात करते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया। और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको आप रो से डिनोट करते हैं। तो ये इसकी चार्ज डेंसिटी है, रो। इस चार्ज डेंसिटी का मुझे क्या फायदा कि अगर यूनिट वॉल्यूम का चार्ज मुझे मालूम है, और क्योंकि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और मुझे यूनिट वॉल्यूम का चार्ज अगर मालूम है तो किसी भी वॉल्यूम का फाइंड कर लूंगा मल्टीप्लाई करके। अब इसकी वजह से मुझे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब ये पॉइंट आप देख रहे हैं स्फीयर के बाहर है
और सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर। अब ये काम मैं गॉस थ्योरम से करने वाला हूँ। गॉस थ्योरम में दो पार्ट है, एक राइट हैंड साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपको जरूरत पड़ती है कि जो गॉस थ्योरम गॉसियन सरफेस है, हाँ यहाँ पे ये भी याद दिला दूं कि गॉस थ्योरम जब आप अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस आप इमेजिन करते हैं। गॉसियन सरफेस आप इमेजिन करते हैं, और गॉसियन सरफेस क्या होती है कि दैट क्लोज सरफेस जिस पे आप गॉस थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं, उस क्लोज सरफेस को गॉसियन सरफेस कहते हैं। अगर आपने टोटल फ्लक्स निकालना है किसी चार्ज की वजह से, तो गॉसियन सरफेस आप किसी भी शेप की ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट फाइंड करना है और अब आप गॉसियन सरफेस इमेजिन करने वाले हैं, तो फिर फर्क पड़ता है। तब आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कैसी गॉसियन सरफेस आपको इमेजिन करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि गॉसियन सरफेस आप कोशिश करिए कि ऐसी हो जो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर आ जाए हर जगह, और अगर हर जगह परपेंडिकुलर नहीं आ रही है तो कहीं पे परपेंडिकुलर कहीं पैरेलल। तो परपेंडिकुलर और पैरेलल होनी चाहिए गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के। ऐसी गॉसियन सरफेस आप इमेजिन करेंगे। और दूसरा बात यह है कि जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, जैसे इस केस में हमें इस पॉइंट पे फाइंड करना है, तो गॉसियन सरफेस पे ये पॉइंट आना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज जा रहा होगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर एक सरफेस में इमेजिन करता हूं तो डेफिनेटली वो एक स्फीयर ही होगा। तो यहां पे मैं एक गॉसियन सरफेस इमेजिन कर रहा हूं जो कि एक स्फीयर होने वाली है, और वो स्फीयर मुझे इस तरह से इमेजिन करना है कि ये पॉइंट उस स्फीयर में आना चाहिए। तो डेफिनेटली हमारी गॉसियन सरफेस जो होगी वो ऐसी कुछ आएगी। अब स्फीयर तो मैं यहां भी ले सकता था, स्फीयर में यहां भी ले सकता था, लेकिन पॉइंट जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है फाइनली, वो पॉइंट इस गॉसियन सरफेस पे आना चाहिए। तो ये हमारी गॉसियन सरफेस हो गई। सो दिस इज योर गॉसियन सरफेस। अब गॉस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में मुझे क्या चाहिए, राइट हैंड साइड में मुझे चाहिए कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। तो आप देख रहे हैं कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर ये सारा ही चार्ज है, और यूनिट वॉल्यूम का चार्ज मुझे मालूम है रो। तो अगर यूनिट वॉल्यूम पे रो चार्ज है तो इस पूरे वॉल्यूम पे कितना होगा, मल्टीप्लाइड बाय दिस वॉल्यूम, और इस स्फीयर का वॉल्यूम कितना आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम हो गया, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। ये तो आपकी राइट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब आ जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में जब आप E डॉट ds को सॉल्व करते हैं तो E डॉट ds क्या होता है, E ds cos थीटा। इसमें आपको थीटा की जरूरत पड़ती है, और थीटा कौन सा एंगल होता है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। और ds क्या है, अ स्मॉल एलिमेंटल एरिया, एक एलिमेंटल एरिया जिसको आप ds से डिनोट करते हैं। तो इस पॉइंट पे जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, अगर यहीं पे मैं एक एलिमेंटल एरिया ले लूं ds, तो इसका एरिया वेक्टर इधर आएगा, ये इसका एरिया वेक्टर है। और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी आप देख रहे हैं इधर ही है। अब जो गॉसियन सरफेस मैंने इमेजिन की है जो कि बिल्कुल सिमेट्रिकल है, इस सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस का फायदा आप देखिए कि अगर ये पॉइंट यहां ना होके मान लो यहां होता, और यहां पर मैं एक एलिमेंटल एरिया ले लेता, तो इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आता, और इस एलिमेंटल एरिया का एरिया वेक्टर इधर ही आता, राइट। तो अगर मैं थीटा की वैल्यू यहां देखूं, थीटा जैसे मैंने बताया दिस इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना आ रहा है, यहाँ पे 0, यहाँ भी कितना आ रहा है 0। अगर ये पॉइंट यहाँ होता या यहाँ होता या कहीं भी होता तब भी ये 0 ही आता, पहला फायदा। दूसरा फायदा इस सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस का कि इसके किसी भी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे तो सेम आएगी वैल्यू। डायरेक्शन तो आप देख रहे हैं अलग अलग आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, लेकिन वैल्यू एक जैसी आएगी। सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस का दूसरा फायदा। अब यहीं से आप इमेजिन कर लीजिए कि अगर आपकी गॉसियन सरफेस ऐसी ना हो कि किसी इरेगुलर शेप की होती, तो थीटा की वैल्यू भी हर जगह अलग अलग आती और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी हर जगह अलग अलग आती। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना आपके लिए टेढ़ी खीर बन जाती। तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो नाउ आई नो कि थीटा की वैल्यू कितनी है 0। अब cos 0 कितना हो जाएगा 1। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका हो जाएगा
इंटीग्रेशन EDS, और ये आपकी राइट हैंड साइड है, तो मैं इसको थोड़ा नीचे यहां पे लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब एप्सिलॉन 0। अब जैसे मैंने बताया कि इस स्फीयर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक जैसी आने वाली है, सो दिस E इज अ कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देते हैं, और इंटीग्रेशन आप किसका करेंगे, DS का। और DS का इंटीग्रेशन आपको क्या देगा ये आपको जानते हैं, मैंने आपको पिछले डिस्कशन में भी बताया था, मैं रिपीट कर देता हूं कि दिस इज इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि और यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं। यहाँ पे हमेशा गॉसियन सरफेस का ही एरिया आता है, पहली बात, और गॉसियन सरफेस का भी वो एरिया जिसके थ्रू फ्लक्स पास हो रहा हो। कोई जरूरी नहीं है कि पूरी गॉसियन सरफेस से फ्लक्स पास हो रहा हो, इसमें तो पूरी गॉसियन सरफेस से हो रहा है, लेकिन किसी केस में पूरी गॉसियन सरफेस से फ्लक्स पास हो सकता है ना हो रहा हो। तो जिस सरफेस से गॉसियन सरफेस का वो पार्ट जहां से फ्लक्स पास हो रहा है उसका एरिया यहाँ पे आता है, इसको ध्यान रखना। तो यहाँ पे टोटल एरिया है, तो ये इस स्फीयर का टोटल एरिया यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा E और ये टोटल एरिया हो जाएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू रो इंटू 4 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन 0। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया रो इंटू r क्यूब अपॉन 3 r स्क्वायर एप्सिलॉन 0। और आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये तो हो गया आपका केस नंबर 1। अब यहीं पे ले लेते हैं केस नंबर 2, सेकंड केस, कि अगर ये पॉइंट इसके बहुत पास है तो बाहर, स्टिल इट इज आउटसाइड, लेकिन इसके बहुत क्लोज है, वेरी क्लोज, इसका मतलब स्मॉल r जो है वो वेरी क्लोज टू कैपिटल R है, लेकिन है अभी भी बाहर, ठीक है। तो अगर स्मॉल r इज वेरी क्लोज टू कैपिटल R, तो इसी रिजल्ट को मॉडिफाई कर देते हैं। तो यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो जाएगा रो इंटू r क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और स्मॉल r की जगह फिर कैपिटल R ले लेते हैं, तो इस बार ये हो जाएगा रो इंटू r अपॉन 3 एप्सिलॉन 0। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है विच इज अ कांस्टेंट। यानी इस स्फीयर के किसी भी पॉइंट, अगर वो पॉइंट इसके बहुत पास में है, कहीं पे भी आप फाइंड कर लीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही आएगा। अब आते हैं थर्ड केस पे, जहां पे आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो थर्ड केस में दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर में फॉलो करने वाला हूं, एक जैसा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, तो ये अगर ये पॉइंट आपका यहां हो, मान लो इसके अंदर, तो अब जैसे मैंने बताया कि गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हैं तो क्या ध्यान रखते हैं कि जो पॉइंट है वो गॉसियन सरफेस पे आना चाहिए। तो पहले पॉइंट यहां था तो गॉसियन सरफेस आपने ये ली थी, अब पॉइंट यहां आ गया तो गॉसियन सरफेस आपको यहां पर लेनी पड़ेगी, होगा वो स्फीयर फिर से, क्योंकि परपेंडिकुलर चाहिए इलेक्ट्रिक लाइंस के। तो इस बार आपकी गॉसियन सरफेस ये आ गई, ये गॉसियन सरफेस आ गई, और इस गॉसियन सरफेस का रेडियस हम फिर से स्मॉल r ले लेते हैं। जब पॉइंट यहां था तो इसको स्मॉल r ले लिया था, पॉइंट यहां है तो इसे स्मॉल r ले लेते हैं, प्रोसीजर विल रिमेन सेम। लेकिन अब क्या है कि जब गॉसियन सरफेस ये थी तो सारा चार्ज इसके अंदर था, लेकिन अब गॉसियन सरफेस आपकी यहां पर है तो इसके अंदर सारा चार्ज नहीं है, सारा चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर नहीं है, सिर्फ इतना चार्ज है। तो इस बार हमें सिर्फ इतना वॉल्यूम ही लेना पड़ेगा। तो राइट हैंड साइड को जब सॉल्व करूंगा तो ये आएगा रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब, स्मॉल r का क्यूब, ये डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0। लेफ्ट हैंड साइड में फिर वही होगा, अगर एक एलिमेंटल एरिया यहाँ पे लूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और ये इसका एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड इधर ही आएगा, तो थीटा की वैल्यू फिर से 0 आने वाली है। तो E डॉट ds आपका जैसे पहले EDS हो गया था वैसे ही ये भी EDS हो जाएगा। फिर आप देख लीजिए कि गॉसियन सरफेस आपकी बिल्कुल सिमेट्रिकल है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आएगा उतना ही यहाँ पर आएगा, उतना ही यहाँ पर आएगा, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक जैसी आएगी, सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस है। तो E को बाहर ले लेते हैं, तो E बाहर हो गया, इंटीग्रेशन के अंदर ds इक्वल टू रो इंटू 4 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन 0। और ये जैसे अभी मैंने बताया ये गॉसियन सरफेस का एरिया आएगा,
तो गॉसियन सरफेस का एरिया हो जाएगा 4πr² इक्वल टू रो इंटू 4πr³ डिवाइडेड बाई 3ε0। मे भी कुछ स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज कर रहे हो कि सर पहले भी 4πr² आया था, इसकी बात कर रहा हूँ। अभी भी 4πr² आ रहा है, पर ये ध्यान रखना पहले r ये था, अब r ये है। वो ठीक है, आपने दोनों बार स्मॉल r से डिनोट कर रखा है, लेकिन पहले वाला स्मॉल r ज़्यादा था, अभी वाला कम है, इसको ध्यान रखना। तो r² से ये कैंसिल हो जाएगा, 4π कैंसिल हो गया, आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, E इक्वल्स टू रो इंटू r/3ε0। और ये रिजल्ट बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि पहले जब आप स्फीयर के बाहर थे तो क्या आ रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² आ रहा था। तो इस रिजल्ट को जरा ध्यान से देखिए, ये क्या कह रहा है कि डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ऐसा सेंटर से लेके सरफेस तक होने वाला है। जैसे ही आप सरफेस से बाहर निकलेंगे तो फिर ये रिजल्ट फॉलो होने लगेगा, यानी डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होने लगेगा, जो कि नॉर्मली होता है। लेकिन सेंटर से लेके सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। अब ये इस बात को ध्यान रखना न्यूमेरिकल्स में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए आपके घर के बाहर एक गली है, लेन है, और उस लेन में, उस गली में एक लैंप पोस्ट है जिसमें रात को एक लैंप जलता है। एक ही लैंप पोस्ट है और उसमें एक लैंप जलता है। तो उस लैंप से जो लाइट निकल रही है, तो गली में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो उस लाइट की जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाएगी। तो लैंप अपनी जगह है और आप गली में आगे बढ़ रहे हैं, तो लाइट जो निकल रही है उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे। वो तो है ये वाला केस कि चार्ज है यहां पर अपनी जगह पे रेस्ट पे, आप आगे बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। अब आप सोचो कि उसी गली में, आपकी गली में एक लैंप पोस्ट नहीं है, बहुत सारे हैं, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे बहुत सारे लैंप पोस्ट हैं, और हर लैंप पोस्ट में एक लैंप ग्लो कर रहा है, जल रहा है। तो अब क्या होगा कि उस गली में आप आगे बढ़ेंगे तो लाइट की इंटेंसिटी कम नहीं होगी, इनफैक्ट बढ़ती जाएगी। यही यहां भी हो रहा है। जब आप यहां से यहां जा रहे हैं तो रास्ते में चार्ज आ रहा है, जैसे मैंने बताया लैंप पोस्ट, एक लैंप पोस्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं तो लाइट भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ भी लैंप ग्लो कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है। आप आगे बढ़ रहे हैं तो लाइट बढ़ती जा रही है, इंटेंसिटी। यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं यहाँ भी चार्ज है, यहाँ भी चार्ज है, यहाँ भी चार्ज है, यहाँ भी चार्ज है, यहाँ भी चार्ज है। तो यहाँ तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जब यहाँ से आगे आपने बढ़ना शुरू किया तो अब यहाँ चार्ज नहीं है, अब चार्ज आपके पीछे छूट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अब कम होती जाएगी। तो ये ध्यान रखना कि कोई भी न्यूमेरिकल में अगर आपको दिया है कि एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिस्टेंस के साथ इंक्रीज हो रही है, तो डेफिनेटली उस डिस्टेंस के साथ जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उस डिस्टेंस में चार्ज भी होगा। न्यूमेरिकल्स में याद दिलाऊंगा ये बात। अब इन रिजल्ट्स को, ये जो तीनों रिजल्ट्स हैं, इनको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये काम हमने हॉलो कंडक्टर के लिए भी किया था, रिमाइंडर देने के लिए याद दिला दूंगा आपको, ठीक है। तो लेट्स सी। तो ये देखिए, ये आपके तीनों रिजल्ट हैं। जब आप स्फीयर के बाहर थे तो ये रिजल्ट आया था और ये रिलेशन फॉलो हो रहा था। अभी भी आप स्फीयर के बाहर हैं बट इट इज वेरी क्लोज टू द सरफेस, तो फिर ये इतना आया था जो कि कांस्टेंट है। और अगर आप स्फीयर के अंदर हैं तो ये रिजल्ट आया था और ये रिलेशन फॉलो हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस पे, जिसको मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने वाला हूं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये इस एक्सिस पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है और इधर मैंने डिस्टेंस लिया है, और ये आपका स्फीयर है जिसके पास चार्ज था, जिस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को आप यहाँ पे बनाने वाले हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो देखो मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है। इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप हैं का मतलब आप स्फीयर के अंदर हैं, और इसके राइट साइड में का मतलब आप स्फीयर के बाहर आ गए। तो जब तक आप स्फीयर के अंदर हैं, ठीक है, तब तक ये रिलेशन फॉलो हो रहा है, और जब भी ये रिलेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आप जानते हैं ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ठीक है।
सो दिस इज द स्ट्रेट लाइन। अब आप इस लाइन के राइट में जा रहे हैं का मतलब आप स्फीयर से बाहर आ गए। इस पर्टिकुलर पोजीशन पे बिल्कुल वेरी क्लोज टू द स्फीयर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये वाला रो इंटू आर अपॉन 3 एप्सिलॉन 0 इतना होगा। अब आप आगे बढ़ेंगे तो वो वाला ये वाला रिलेशन फॉलो होगा, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो ये ऐसे ग्राफ आपका जाएगा, जो कि यहाँ पे अगर आप देखो तो ये कह रहा है आर टेंड्स टू इंफिनिटी, ई टेंड्स टू 0, यानी डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, एंड फॉर अ वेरी लार्ज डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड नेग्लिजिबल हो जाएगा, ऑलमोस्ट 0। तो ये ग्राफ आ रहा है, आप ग्राफ इधर बना लें या इधर बना लें। यहाँ इस ग्राफ में कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि सर वो कहते हैं कि ये ग्राफ आपने बनाया तो ये तो हम स्फीयर के बाहर निकल गए, और स्फीयर के बाहर तो ये रिलेशन पर तो इस आप इधर बाहर नहीं निकल रहे, डिस्टेंस आपने इधर लिया है, डिस्टेंस इधर लिया है, तो यहां से देखिए आप कब बाहर निकले, इधर को नहीं देखना है, डिस्टेंस इधर है तो इधर देखना है। तो देखो यहां से लेके यहां तक मैं स्फीयर के अंदर हूं, तो जब तक स्फीयर के अंदर हूं ये ग्राफ जा रहा है, अब मैं बाहर निकल गया तो ये आ रहा है। और यही ग्राफ जब आपने एक हॉलो कंडक्टर के लिए प्लॉट किया था, ठीक है, इवन अगर आप सॉलिड कंडक्टर के लिए भी करोगे, एक स्फीयर अगर ये है तो ये ग्राफ हम पहले प्लॉट कर चुके, वहां आपने देखा था दिस इज द केस ऑफ अ कंडक्टर, तो इसमें आपने देखा था कि सेंटर से लेके सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। जैसे ही आप बाहर निकले थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 आया था, और उसके बाद जब आप आगे बढ़े थे तो फिर ये डिक्रीज हो गया था ऐसे। तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो नॉन कंडक्टिंग बॉडीज का एक केस तो ये है। सेकेंड केस एक और देखते हैं। तो एक और केस है, देखिए, इसमें मैंने एक सिलेंडर लिया है। अब ये सिलेंडर जैसा नहीं दिख रहा है, तो आप मान लीजिए एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, और ये नॉन कंडक्टिंग है, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें भी, और इसकी चार्ज डेंसिटी है रो, कोई डिफरेंस नहीं है, और मैं ये पूरा करने वाला भी नहीं हूं, मैं थोड़ा सा आपकी हेल्प करूंगा, इसको आप करोगे, हाँ हेल्प कर दूंगा आपकी, ठीक है। तो ये सिलेंडर है, इसकी चार्ज डेंसिटी रो है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, रेडियस इसका आर है, लेंथ इसकी एल है, और इसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहां फाइंड करना है, यानी आउटसाइड। क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस लेंगे। तो गॉसियन सरफेस कैसी, अब इस केस में आप देखो कि गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हर जगह नहीं आएगी। इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, इधर को आएगा। तो यहां पे मुझे जो गॉसियन सरफेस लेनी पड़ेगी वो फिर से एक बार एक सिलेंडर लेना पड़ेगा, और सिलेंडर के केस में आप देखिए, ये मैंने एक सिलेंडर लिया, और देखो पॉइंट इस सिलेंडर पे आना चाहिए, ठीक है। तो जब आप गॉस थ्योरम अप्लाई करोगे, थोड़ा सा मैं हेल्प कर देता हूं आपकी, तो ये आपकी गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस स्मॉल आ रहा है, यानी इस सिलेंडर का रेडियस कितना है, स्मॉल आर। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में आप देखेंगे कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो इसके अंदर इतना चार्ज है, ये चार्ज डेंसिटी आपको मालूम है रो, यानी यूनिट वॉल्यूम का चार्ज मालूम है, तो इतने वॉल्यूम का चार्ज क्या होगा आप निकाल सकते हैं। ये भी एक सिलेंडर है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने जो गॉसियन सरफेस ली है, इस गॉसियन सरफेस के सिलेंडर की लेंथ स्मॉल एल है, और ये वाले की कितनी थी, कैपिटल एल। तो इस वॉल्यूम में कितना चार्ज है, तो चलो चार्ज की हेल्प मैं आपकी कर देता हूं। यूनिट वॉल्यूम में इतना चार्ज, तो इस वॉल्यूम में कितना चार्ज, तो ये भी अपने आप में एक सिलेंडर है, इसकी बात कर रहा हूं, ये भी एक सिलेंडर है, लेकिन इस सिलेंडर की लेंथ कितनी है, स्मॉल एल, और इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर। ये स्मॉल आर इसका रेडियस है गॉसियन सरफेस का। आपको चार्ज ये वाला लेना है, यहां से यहां तक का चार्ज, तो वॉल्यूम ये वाला आएगा, तो रेडियस की जगह कैपिटल आर। तो क्या वॉल्यूम होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0। तो इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एल हो गया डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0। अब बची लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड को कैसे करना है, आप देखो कि अगर यहां पर एक एलिमेंटल एरिया ds लेता हूं, तो इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड इधर को आएगा। अगर ये पॉइंट यहां ना होके यहां होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आता,
और यहां पर एक एलिमेंटल एरिया ले लेता ds, तो इसका एरिया वेक्टर इधर आता, जैसे यहां पे एरिया वेक्टर इधर आया है। अगर ये पॉइंट यहां कहीं यहां पे ले लूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज। एलिमेंटल एरिया अगर यहां पे ले लूं तो इसका एरिया वेक्टर इधर को आएगा। अगर यहां बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही आना है। एलिमेंटल एरिया यहां पे ले लूं तो एलिमेंटल एरिया का एरिया वेक्टर इधर आएगा। अब आप देखो कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 90। यहां भी कितना है, 90, जबकि यहां कितना है, 0। तो जब E डॉट ds फाइंड करोगे तो इस सरफेस के लिए E डॉट ds 0 आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0। इस सरफेस के लिए भी कितना आएगा, 0। ये तो हो गई बात मैथमेटिकल। जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का आप देख रहे हैं इधर या इधर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली इस सिलेंडर के कर्व सरफेस से पास होगा, इससे तो होगा नहीं, ना इस सरफेस से होगा ना इस सरफेस से होगा। और मैथमेटिकली भी आप देख रहे हैं कि क्योंकि थीटा 90 है तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे यहाँ पे, तो इसके लिए करेंगे तब भी 0, इसके लिए करेंगे तब भी 0। तो कर्व सरफेस के लिए थीटा की वैल्यू 0 है, इसके लिए आएगा। तो यहां पर जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा E ds, क्योंकि E डॉट ds को आप लिखेंगे E ds cos थीटा, और कर्व सरफेस के लिए थीटा की वैल्यू कितनी है, 0, तो cos 0 1 E ds आ जाएगा। और फिर से आप E को बाहर निकाल लेना, क्योंकि इस कर्व सरफेस के किसी भी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे एक जैसी आएगी। ठीक है, तो चलो अब यहां तक मैंने कर दिया, तो ये हो जाएगा ds फॉर द कर्व सरफेस इक्वल टू रो इंटू पाई r स्क्वायर l डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0। और कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का, जब अब मैंने क्या बताया था, गॉसियन सरफेस का एरिया। तो जब कर्व सरफेस एरिया देखोगे तो गॉसियन सरफेस का देखोगे, तो गॉसियन सरफेस का कर्व सरफेस एरिया कितना आएगा, इस गॉसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल r है और इसकी लेंथ कितनी है, l, तो ये आएगा 2 पाई r l इक्वल्स टू रो इंटू पाई r स्क्वायर l डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0। l से l कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ जाएगा रो इंटू r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्मॉल r एन एप्सिलॉन 0। इतनी वैल्यू आ जाएगी। अब इसी रिजल्ट को मॉडिफाई करके अब ये काम आप करोगे, मैं नहीं कर रहा हूं। अगर ये पॉइंट इसके बहुत क्लोज आ जाए तब क्या होगा, और अगर ये पॉइंट अंदर हो तब क्या होगा। जब अंदर होगा तो सिलेंडर अंदर ले लेना, फिर आपकी गॉसियन सरफेस ये हो जाएगी। इसको कोशिश करना कि कैसे होगा। अब थोड़ा न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, ध्यान से देखिएगा। तो एक ये न्यूमेरिकल मैं आपके लिए लाया हूं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं एक हाइपोथेटिकल एटम है। हाइपोथेटिकल एटम का मतलब एक एटम हमने एज्यूम किया, जैसा एटम एक्चुअल में होता है वैसा नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल है। इनफैक्ट ये थोड़ा थोड़ा जो एटम का पहला मॉडल थॉमसन ने दिया था उस तरह की बात हो रही है। ठीक है, पर चलिए फॉरगेट अबाउट दैट मॉडल, हम सिंपल अपने क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो कह रहा है हाइपोथेटिकल है, यानी जैसा एटम एक्चुअल में होता है वैसा नहीं है। तो इस एटम में वो कह रहे हैं ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर नॉर्मली जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स होते हैं तो वो है, यानी सारे प्रोटॉन्स इसके अंदर हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट ये सारे इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एटम में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए वो कह रहे हैं हाइपोथेटिकल है। मान लो सारे इलेक्ट्रॉन इस एटम के पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यहाँ पे जब मैं एटम के टोटल वॉल्यूम की बात कर रहा हूं तो उस टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो आप मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एटम के पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसमें ये वाला वॉल्यूम भी आ गया। न्यूक्लियस के वॉल्यूम को मैं इग्नोर कर रहा हूं, और वैसे भी हम इग्नोर ही करते हैं। न्यूक्लियस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है पूरे एटम के वॉल्यूम के कंपैरिजन में। अब इस न्यूक्लियस में सारा पॉजिटिव चार्ज रखा है प्रोटॉन्स के फॉर्म में, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी नेगेटिव चार्ज है, और इसका एटॉमिक नंबर आपको दे रखा है Z। एटॉमिक नंबर Z दे रखा है का मतलब इसके अंदर Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और Z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है। एटॉमिक नंबर आप जानते हैं।
अब क्योंकि जेड प्रोटॉन्स इसके अंदर है तो इसके अंदर इतना पॉजिटिव चार्ज है Ze और इतना नेगेटिव चार्ज है Ze नेगेटिव, जिसमें स्मॉल ई मैंने लिया है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। आप जानते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज इक्वल होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, जिसको आप स्मॉल ई से डिनोट करते हैं और एलिमेंट्री चार्ज के नाम से भी जानते हैं, छोटे से छोटा चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज प्लस ई और इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई, तो इस एटम के अंदर इतना पॉजिटिव चार्ज है और इतना नेगेटिव चार्ज है। अब वो आपसे कह रहे हैं कि आप इन चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कीजिए एटम के बाहर किसी डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे, और ये काम मैं गॉस थ्योरम से कर सकता हूं जैसे अभी पहले भी किया। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो हमारी गॉसियन सरफेस आएगी वो एक स्फीयर ही आएगी। तो ये हमारी गॉसियन सरफेस हो गई मान लो। तो पहला वाला केस तो बहुत आसान है, और ये गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है E.ds इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। तो ज़्यादा तामझाम कुछ नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ कि ये गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर ये सारा चार्ज है, और एटम के अंदर अगर टोटल चार्ज निकालूं तो प्लस Ze और माइनस Ze, तो टोटल चार्ज कितना आएगा 0। तो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस इज कितना आ रहा है 0। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस पॉइंट पे कितना आएगा 0। तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो हो गया अगर पॉइंट बाहर है तो। सीखना हमें यह है कि अगर ये पॉइंट अंदर है तो क्या होगा, कैसे होगा। आसान है, तो देखते हैं। तो मान लीजिए ये पॉइंट अंदर है, यहां पर है, तो डेफिनेटली अब आपकी गॉसियन सरफेस ये आएगी। दिस इज योर गॉसियन सरफेस, पॉइंट गॉसियन सरफेस पे आना चाहिए ये है, और मान लीजिए ये डिस्टेंस स्मॉल आ रहे हैं। अब क्या होगा देखते हैं कि इस गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज एनक्लोज किया है। इस बार इस गॉसियन सरफेस ने सारा चार्ज एनक्लोज नहीं कर रखा है। देखो पॉजिटिव चार्ज तो इसने सारा एनक्लोज कर रखा है। तो हम फाइंड करते हैं कि चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। तो कितना चार्ज एनक्लोज कर रखा है, तो पॉजिटिव तो सारा कर रखा है, क्योंकि इस गॉसियन सरफेस के अंदर ये न्यूक्लियस सारा ही आ रहा है, तो प्लस तो सारा कर रखा है, लेकिन माइनस सारा नहीं कर रखा है। तो माइनस चार्ज इसने कितना एनक्लोज कर रखा है ये देखना पड़ेगा। अब सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे देखो कितना नेगेटिव चार्ज है, इतना टोटल, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस एटम के पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और पूरे एटम का वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई r क्यूब, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। यानी इतने वॉल्यूम में इतना नेगेटिव चार्ज है, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा -Ze अपॉन 4/3 पाई r क्यूब, इतना होगा। मुझे कितने वॉल्यूम में चाहिए, इतने वॉल्यूम में। ये वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। तो कितना चार्ज होगा यूनिटरी मेथड, तो ये हमारी चार्ज डेंसिटी हो गई एक तरह से। देखो ये रो हो गया, नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी आ गई है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा -Ze अपॉन 4/3 पाई r क्यूब मल्टीप्लाइड बाय दिस वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। तो 4/3 से 4/3 कैंसिल, तो टोटल नेगेटिव चार्ज जो गॉसियन सरफेस ने एनक्लोज कर रखा है वो इतना है। तो ये हो गया टोटल पॉजिटिव चार्ज, और ये हो गया टोटल नेगेटिव चार्ज जो इसने एनक्लोज कर रखा है। कितना आ रहा है r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब, जिसको आप थोड़ा सा एडजस्ट करके Ze1 माइनस r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब भी लिख सकते हैं। बस अब काम आसान है, अब कोई दिक्कत नहीं। अब लगा देते गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम में फिर वही होगा, देखो एलिमेंटल एरिया यहाँ पे लूंगा, देखो प्लस ज्यादा है माइनस कम है इसके अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर प्लस ज्यादा है माइनस कम है, क्योंकि थोड़ा माइनस इसके बाहर भी है। तो डेफिनेटली क्योंकि प्लस ज्यादा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज इधर ही आएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट करेगा, और इसका एरिया वेक्टर भी इधर ही आएगा अगर यहाँ ले लूँ। ठीक है, तो थीटा कितना होने वाला है 0। तो ये जो चीज आपकी है ये हो जाएगी EDS
और फिर सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ फाइंड कर लो, यहाँ फाइंड कर लो, यहाँ फाइंड कर लो, ई की वैल्यू सेम रहनी है तो इंटीग्रेशन के बाहर इंटीग्रेशन ds आप करेंगे और इधर ये आएगा। और फिर ये बार बार मैं बात बता ही रहा हूँ आपको कि ये हमेशा गॉसियन सरफेस का एरिया आता है, तो ये आपकी गॉसियन सरफेस है, इसका रेडियस स्मॉल r है तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4πr², ठीक है, इक्वल टू जेडी इंटू 1 माइनस r³ अपॉन कैपिटल R³। इसको सॉल्व करिए, ई आ जाएगा। अब इससे आगे मैं नहीं कर रहा हूँ, आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम ऑन कैलकुलेशन। इसको यहाँ से आपका ई आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू अदर टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो देखिए एक क्वेश्चन ये है, अच्छा क्वेश्चन है। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो डिस्कस किया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ इंक्रीज हो रहा है तो जिस डिस्टेंस पे आप आगे बढ़ रहे हैं उस डिस्टेंस में चार्ज जरूर होगा। ये क्वेश्चन उस पर बेस्ड है, ध्यान से देखिएगा। आपसे कह रहे हैं कि आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक क्यूब है, ठीक है, और इस क्यूब का जो ये वाला फेस है ये यहाँ से 2a डिस्टेंस पे है ओरिजिन से, और इस क्यूब की साइड कितनी है a, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है E इक्वल टू अल्फा x स्क्वायर आई कैप। अल्फा इज अ कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट है, राइट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड x पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब आप देखिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड x के साथ इंक्रीज हो रहा है, इट इज इंक्रीजिंग विद x। और डायरेक्शन इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेटली x डायरेक्शन है, क्योंकि यूनिट वेक्टर आपको आई कैप दे रखा है। आप जानते हैं आई कैप जो है वो x डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मुझे मालूम है, ये x डायरेक्शन में है। सबसे पहले अच्छा पूछिए वो रहे हैं आपसे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ इंक्रीज हो रहा है, तो एक तो कह रहे हैं कि आप टोटल फ्लक्स बताओ, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब, टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब, एक तो ये बताना है। और फिर आपसे कह रहे हैं कि चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्यूब भी बताइए, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्यूब, कितना चार्ज इसने एनक्लोज कर रखा है ये भी बताइए। तो मैं अभी जैसे पहले मैं बता रहा था कि डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब यहां भी चार्ज है, यहां चार्ज होगा, तभी ये पॉसिबल है कि डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो। अदरवाइज अगर चार्ज रेस्ट में है और आप आगे बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज नहीं डिक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है का मतलब हर जगह यहाँ पे चार्ज है, तो डेफिनेटली कुछ चार्ज इस क्यूब ने भी एनक्लोज किया होगा, उसको पूछ रहे हैं। तो उसके लिए मैं गॉस थ्योरम की हेल्प लेने वाला हूँ। सबसे पहले मैं टोटल फ्लक्स निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो आप देखिए फ्लक्स निकालने के लिए मैं फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ सीधा सीधा ये वाला E A cos थीटा फ्लक्स का, फिर गॉस थ्योरम की हेल्प ले लेंगे। अभी आप देखो इस क्यूब के पास 6 फेस हैं, 6 फेसेस, इनमें से सिर्फ 2 फेस ऐसे हैं जिनके थ्रू फ्लक्स पास होने वाला है। लुक एट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड या तो ये वाले फेस से पास होगा या ये वाले फेस से पास होगा, बाकी किसी से नहीं होगा। रीजन कि जब आप फ्लक्स निकालते हैं तो आपको थीटा की जरूरत पड़ती है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अगर आप ये वाला फेस देखो, इस फेस का एरिया वेक्टर इधर को आएगा। अगर आप ये वाला फेस देखो, ये वाला, तो इसका एरिया वेक्टर इधर को आएगा। एरिया वेक्टर को अगर मैं S से डिनोट कर लूं तो इसका एरिया वेक्टर इधर आएगा, इसका एरिया वेक्टर इधर आएगा। ये वाला फेस अगर आप देखें, ये इसका एरिया वेक्टर आपकी तरफ आने वाला है। अब यहाँ पे डायग्राम में तो नहीं बना सकता, बट आप इमेजिन कर सकते हैं, इसका एरिया वेक्टर आपकी तरफ आएगा, जबकि ये जो फेस है ये वाला, ये इसका एरिया वेक्टर इनवर्ड आएगा, ठीक है। 4 फेस हो गए। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है तो इस फेस के लिए अगर थीटा निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर कितना एंगल है 90। इस फेस के लिए थीटा निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर कितना एंगल है 90। ये वाले फेस के लिए थीटा देखो, एरिया वेक्टर आपकी तरफ आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, कितना एंगल है 90। ऐसे ही ये पीछे वाला जो फेस है इसके लिए भी थीटा कितना आएगा 90। तो क्योंकि थीटा 90 आएगा तो इन चारों फेसेस के लिए फ्लक्स कितना आएगा 0, यानी ये चारों फेसेस फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। अब बचे ये 2 फेस, यहां से फ्लक्स एंटर करेगा और यहां से बाहर निकलेगा, यानी ये इनवर्ड फ्लक्स होगा या आउटवर्ड फ्लक्स होगा।
अब इनका एरिया वेक्टर अगर मैं बनाऊं तो इसका एरिया वेक्टर इधर आएगा, इसको मैं सरफेस नंबर 2 मान लेता हूं, और इसका एरिया वेक्टर इधर आएगा, इसको मैं सरफेस नंबर 1 मान लेता हूं। एक बात। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही है, तो डेफिनेटली इस फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ और होगी, और इस फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ और होगी। वैल्यू कुछ और होगी, डायरेक्शन तो सेम रहेगी। दूसरी बात बता दूं कि ये वाले फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड चलो हम फाइंड भी कर लेते हैं। E1 कितना होगा? E1 होगा अल्फा, क्योंकि ये फेस यहां से 2a डिस्टेंस पे है तो x की जगह 2 आएगा, तो यह आएगा 2a का होल स्क्वायर, राइट, और i कैप, ये हो गया। इसी तरह से E2 कितना होगा? सेकेंड फेस के लिए कितना होगा? अल्फा। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा 3a, 2a ये और a ये, तो ये हो गया 3a का स्क्वायर और i कैप, ये हो गया E1 E2। एक और इंपॉर्टेंट बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका x डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, y में नहीं हो रहा है, तो इस पूरे फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी ही रहनी है, क्योंकि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है, इधर को हो रहा है। ऐसे ही इस पूरे फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी ही रहनी है, E2। ये भी हो गया। सो लेट अस फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द फेस ABCD, यानी पहला वाला। तो पहले वाले फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E1। पहले वाले का एरिया कितना आएगा इस फेस का? a स्क्वायर, डेफिनेटली, क्योंकि पूरे साइड की क्यूब कितनी है? स्मॉल है, तो उसका एरिया कितना आएगा? a स्क्वायर। कॉस थीटा, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, तो थीटा कितना है? 180, तो ये आएगा कॉस 180 डिग्री। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डाल देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? अल्फा इंटू 2a का स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर इंटू ये वाला स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स अल्फा a की पावर 4, कितना हो गया? और ये माइनस में आ रहा है, cos 180 डिग्री -1। अब निकालते हैं फ्लक्स पासिंग थ्रू EFGH। तो इस फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? E2। इसका एरिया निकालेंगे ये वाले फेस का, ये भी a स्क्वायर, लेकिन थीटा निकालेंगे तो आप देखो इसका एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, तो इसके लिए थीटा कितना है? 0, तो ये आ गया cos 0। अब E2 की वैल्यू कितनी है? E2 ये है अल्फा इंटू 3a का स्क्वायर, तो अल्फा इंटू 3a का स्क्वायर का मतलब 9a स्क्वायर, और फिर ये वाला a स्क्वायर, और cos 0 +1, तो ये आ जाएगा 9 टाइम्स अल्फा a टू द पावर 4। ये आपका इनवर्ड फ्लक्स है और ये आपका आउटवर्ड फ्लक्स है। पहले भी ये डिस्कस हो चुका है, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। इनवर्ड फ्लक्स माइनस में आता है और आउटवर्ड प्लस में हम लेते हैं, या आता है। तो टोटल फ्लक्स कितना आया? तो टोटल फ्लक्स में आप देख रहे हैं कि आउटवर्ड ज्यादा है और इनवर्ड कम है, तो टोटल फ्लक्स आपका ये हो गया। इसमें से इसको माइनस करेंगे 5 टाइम्स अल्फा a टू द पावर 4, ये टोटल फ्लक्स आ रहा है। ये तो हो गया आपका पहला पार्ट। अब वो कह रहा है कि चार्ज बताओ अंदर, तो यहां मैं गॉस थ्योरम की हेल्प ले लेता हूं। गॉस थ्योरम मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको किसी क्लोज्ड सरफेस का टोटल फ्लक्स मालूम है, का मतलब अगर ये मालूम है, तो आप उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है फाइंड कर सकते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, किसी क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज मालूम है तो फ्लक्स निकाल सकते हैं, और किसी क्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स मालूम है तो फिर आप चार्ज भी निकाल सकते हैं। दोनों काम करते हैं। यहां मुझे फ्लक्स मालूम है, टोटल फ्लक्स मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूं, यहां से ही देखो। तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में मैं लिखूंगा टोटल फ्लक्स क्यूब से कितना पास हो रहा है? 5 टाइम्स अल्फा a टू द पावर 4, और इसका चार्ज मुझे चाहिए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0, तो चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्यूब कितना हो जाएगा? 5 टाइम्स अल्फा a टू द पावर 4 इनटू एप्सिलॉन 0। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। गुड क्वेश्चन, विल हेल्प यू टू सॉल्व अदर न्यूमेरिकल्स आल्सो, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी। इस क्वेश्चन में आप देखिए, आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है ai कैप प्लस bj कैप, जिसमें a और b कांस्टेंट है, i और j आप जानते हैं। ये x डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड, ये y डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर मैं सिर्फ इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो कांस्टेंट है,
अगर सिर्फ इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो ये भी कांस्टेंट है, लेकिन पूरा ओवरऑल देखो तो ये कांस्टेंट मतलब एक्स और वाई दोनों में है। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट, वाई डायरेक्शन भी कांस्टेंट, तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक तरह से देखें तो कांस्टेंट है। डायरेक्शन जरूर अलग अलग है दो। तो कह रहे हैं कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड एल है और ये वाई जेड प्लेन में रखा है स्क्वायर, तो इसके थ्रू फ्लक्स बताओ कितना पास होगा, कितना फ्लक्स पास होगा आप बताइए। तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा, क्योंकि ओपन सरफेस है तो ओपन सरफेस पे गॉस थ्योरम तो लगेगी नहीं, तो ओपन सरफेस के लिए फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। ये ध्यान रखना कि दिस इज द फॉर्मूला फॉर एन ओपन सरफेस। तो मैं बहुत आसानी से इसको यूज कर सकता हूँ। तो अब मेरे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास एक्स डायरेक्शन में है जिसकी वैल्यू है ए, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास वाई डायरेक्शन में है जिसकी वैल्यू है बी। ठीक है, इस फॉर्मूले में थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इस स्क्वायर का अगर एरिया वेक्टर निकालूंगा इधर को आएगा, ये इसका एरिया वेक्टर है। तो आप देखिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल कितना है, 0, जबकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड और इस एरिया वेक्टर में कितना एंगल है, 90। यानी एक्स डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फ्लक्स आएगा, वाई डायरेक्शन की वजह से नहीं आएगा, क्योंकि cos 90 कितना हो जाएगा, 0। तो फ्लक्स अगर आप निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे एक्स डायरेक्शन का, दैट इज ए, और इस स्क्वायर का एरिया हो जाएगा एल स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 0। तो आपका फ्लक्स आ जाएगा ए इंटू एल स्क्वायर, जबकि ये तो आ गया एक्स डायरेक्शन की वजह से। अगर वाई डायरेक्शन की वजह से आप फ्लक्स निकालते हैं तो ये कितना आएगा, वाई डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड बी स्क्वायर इतना ही आएगा एरिया मतलब, और लेकिन cos 90 आपको देगा 0। तो ये फ्लक्स पास होगा टोटल। इस तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे। एक और कैटेगरी देखते हैं। तो एक क्वेश्चन ये है, देखिए इसमें आपको एक प्रिज्म दे रखा है, राइट। इस प्रिज्म का ये एंगल दे रखा है आपको थीटा, इसकी साइड दे रखी है ये वाली बी और ये वाली ए, और एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपसे कह रहे हैं बताओ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपसे कह रहे हैं फ्लक्स बताओ। अब इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा कोशिश की है। देखिए इस प्रिज्म के पास 5 फेस है और ये पांचों फेसेस मैंने अलग अलग बना रखे हैं। इसमें से आप देखो कि एक फेस है आपका ए एफ बी, ये वाला फेस मैंने ये बना रखा है। फिर इसके ठीक पीछे वाला फेस है डी ई सी, ये देखिए डी ई सी, ये पीछे वाला फेस है। फिर आप देखिए ए डी ई एफ, ये वाला फेस, ये फेस मैंने यहाँ बना रखा है। फिर एक ये वाला फेस है, देखो ये फेस मैंने यहाँ बना रखा है, और फिर ये जो इंक्लाइन फेस है उसको यहाँ बना रखा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका ये जा रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैंने सारे फेसेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी मार्क कर रखा है। देखो अब जब आप फ्लक्स निकालेंगे तो फॉर्मूला आपका लगेगा फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म है तो सारे फेसेस के लिए ई ही आना है, एरिया अलग अलग फेसेस का मे भी अलग अलग आएगा, और थीटा तो देखना ही पड़ेगा। सबसे पहले थीटा देख लेते हैं। थीटा होता है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो पता ही है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देख लेते हैं। तो एरिया वेक्टर का जनरल डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। ये जनरल डायरेक्शन होता है किसी भी एरिया का। एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दैट एरिया एंड आउटवर्ड। तो ये देखो ये वाला फेस देख रहे हैं, इसका प्लेन ये है, तो इसका एरिया वेक्टर आपकी तरफ आएगा। मैंने डॉट से डिनोट कर रखा है, ये आपकी तरफ आ रहा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यानी इस फेस के लिए थीटा कितना आने वाला है, 90। फिर इसके पीछे वाला फेस देखिए, ये वाला पीछे वाला, इसका एरिया वेक्टर, क्योंकि पीछे वाला फेस है तो इसका एरिया वेक्टर इनवर्ड आ रहा होगा, क्रॉस से डिनोट किया है। लेकिन इनवर्ड के केस में भी आप देखो कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल कितना आएगा, 90। फिर 90 आ गया। ये वाला फेस देखिए, इस फेस की बात हो रही है, ये वाला फेस, इस फेस का एरिया वेक्टर इधर को आएगा, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो थीटा यहां भी कितना हो गया, 90। तो इन 3 फेसेस को तो आप भूल जाओ, इनकी वजह से तो फ्लक्स आएगा नहीं, क्योंकि cos 90 हो जाएगा 0। तो these 3 फेसेस विल नॉट कंट्रीब्यूट इन फ्लक्स। अब बचे ये 2 फेस,
तो पहले मैं फाइंड करता हूं इस फेस के लिए एंड लुक एट द डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये देख रहे हैं, और एरिया वेक्टर इधर है। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू द फेस ADEF, अगर मैं निकालूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड है E। अब बचा इसका एरिया, इस फेस का एरिया। अब ये वाले फेस का एरिया आपको पता है, और इस फेस का एरिया कितना है, लेंथ इसकी A है और विड्थ इसकी कितनी है B, विच इज अ रेक्टेंगल। तो ये A है और ये B, तो इसका एरिया कितना है AB। तो इसका एरिया है AB, ये एंगल है थीटा। तो इस एरिया का ये वाला कंपोनेंट निकालूंगा तो AB sin थीटा आएगा। ये वाला कॉस में आएगा इसकी, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है। तो ये वाला फेस मैंने देखा, तो इसका एरिया कितना आ रहा है, AB sin थीटा। तो यहां पर आएगा AB sin थीटा। और थीटा कौन सा एंगल होता है, एंगल बिटवीन ये वाला थीटा, ठीक है, ये होता है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर कितना आ रहा है, 180। तो ये जाएगा cos 180 डिग्री। तो यहां पर आपको रिजल्ट मिलेगा -EAB sin थीटा। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना फ्लक्स आ रहा है ये वाले फेस के लिए। अब ये वाला फेस देख लेते हैं। इस फेस में आप देखो, इस ये वाला फेस यहां भी अगर आप देखें तो ये तो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड इधर को आएगा। ये एंगल थीटा है। थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज करेंगे तो देखो, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये और इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये, इन दोनों प्लेन का एंगल थीटा, तो इन दोनों परपेंडिकुलर्स का एंगल भी कितना, थीटा। आप चाहें तो दूसरी तरह से भी कर सकते। अब ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, यानी जो एरिया वेक्टर है ये और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनके बीच का एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा। तो अगर मैं फ्लक्स निकालता हूं कौन से फेस से, ABCD से, ABCD का फ्लक्स निकालता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ले लूंगा E, एरिया हो जाएगा इसका AB, ये देखो इसका एरिया AB, और यहां पर आएगा cos 90 माइनस थीटा। और cos 90 माइनस थीटा आप सब जानते हैं कितना होता है, sin थीटा, ठीक है। तो ये आया फ्लक्स आपका प्लस में और ये वाला फ्लक्स आ रहा माइनस में। तो टोटल फ्लक्स अगर मैं निकालूं तो कितना आएगा, 0। अब इस बात को ये मैंने पूरा क्यों किया प्रैक्टिस, ताकि आपको थोड़ा सा डायरेक्शन का आइडिया आ जाए। किसी पर्टिकुलर फेस से फ्लक्स निकालना हो तो इसका आइडिया आ जाए। अदरवाइज अगर आप देखो बहुत आसान है। गॉस थ्योरम के हिसाब से देखो, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो टोटल फ्लक्स इसके थ्रू कितना होना चाहिए, वैसे भी 0। बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, जितना फ्लक्स एंटर करेगा उतना ही बाहर निकलेगा। किसी भी क्लोज सरफेस की बात आप कर लीजिए, एनी क्लोज सरफेस, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वो क्लोज सरफेस रखी है तो टोटल फ्लक्स उस क्लोज सरफेस के थ्रू 0 ही आना है। नॉन यूनिफॉर्म में नहीं आएगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था। लेकिन अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और किसी क्लोज सरफेस को उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तो टोटल फ्लक्स 0 ही आएगा, क्योंकि जितना फ्लक्स एंटर करेगा उतना बाहर निकलेगा, तो दैट वुड बी 0। तो मुझे ऐसा लगता है आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो मुझे एक वीडियो और बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं कुछ और क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। फिलहाल इतने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए, इस तरह के क्वेश्चंस की। नेक्स्ट वीडियो में कोन एंगल को भी इन्वॉल्व कर लेंगे और हर तरह की वैरायटी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जो फ्लक्स से रिलेटेड, गॉस थ्योरम से रिलेटेड, कोन एंगल से रिलेटेड, न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं, सारे इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो फॉर टुडे दिस इज ऑल इनफ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।